ईज़ी हो जाता, उठाकर चीज़ें दे रही होती हैं सारी जी, वो बिल्कुल ऐसे। सेगमेंट में। असल कल को ये है ना कि आपने पूरा भी पढ़ लिया तो आपने लेट्स सपोज़ सिर्फ़ आपको ग्लाइकोलिसिस भूल गए, ठीक है? आपने वो हाँ जी, वो कल ग्लाइकोलिसिस को को वही जस्ट ओपन पढ़ेंगे। कर लिया, बिल्कुल, ठीक है, आपने ग्लूकोनेओजेनेसिस करना है, आपने फ़ौरन उसको ओपन कर लिया। जी, डॉक्टर तैयबा आपके क्या रिव्यूज़ हैं? जो लाइव है उनसे भी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैडम मैं अभी आपको फॉलो कर रही हूँ। अभी मैंने कल से ही स्टार्ट किया लेक्चर्स लेना। तो जैसे मैंने कल लेक्चर लिया था ना तो वो तो मुझे ठीक लगा था और आज भी ठीक है। ओके, चलो ठीक हो गया। अच्छा वैसे मैंने अभी ब्रेक नहीं किया, तो देख लेते हैं अब जिस तरह भी लोगों को बेहतर लगा देख लेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा ये सारा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। सेल मेम्ब्रेन आउटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंटीग्रल कहते हो, जो ये सेंटर जो बेसिकली सेंटर में एम्बेडेड है, ये मेम्ब्रेन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन में आपके पास है रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स, आयन चैनल्स और पंप्स, जबकि पेरिफेरल इज फॉर आपके पास इसके अंदर जो सेल की इंटीग्रिटी था ना, शेप, ठीक है? स्पेक्ट्रिन, एन्काइरिन और डिस्ट्रोफिन। तो ये जो उनसे पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ आपके पास ये सारी जुड़ी हुई हैं, जो कि स्पेक्ट्रिन होगा तो कम होगा तो स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो जाएगा, और डिस्ट्रोफिन होगा तो ट्यूशन मसल डिस्ट्रॉफी हो जाएगा। अच्छा, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, अगर लिपिड के साथ प्रोटीन्स अटैच एंड दैट आर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, लिपिड विद कार्ब्स है एंड लिपिड विद स्टीरॉइड्स है। लिपिड विद स्टीरॉइड्स आर स्टीरोल, लिपिड विद कार्ब्स आर ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें गैंग्लियोसाइड्स हैं और सेरिब्रोसाइड्स हैं, ठीक है? और फिर आपके पास है अपना फॉस्फेट के साथ दैट आर फॉस्फोलिपिड, जिसमें स्फिंगोमाइलिन और पीपीटीडी, दैट इज ये भी आपके पास उसमें होता है ना साथ में एआरडीएस वगैरह में, ठीक है? फॉस्फेटिडाइलकोलिन और लेसिथिन, तो स्फिंगोमाइलिन टू लेसिथिन रेशियो उसमें देखते हो, और साथ में कार्डियोलिपिन जो बेसिकली आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और वो ठीक है आपके पास एसएलई वगैरह के साथ। तो ये आपके पास हो गए लिपिड्स की टाइप्स। अच्छा इसके बाद आपके पास आ जाता है, अब आप खोल लो अपना सेल, ठीक है? तो सेल के अंदर आपके पास एक्सक्यूज मी मैडम। जी रफीउल्लाह के साथ आप और कौन सी बुक पढ़ा रही हैं? रफीला के साथ मैंने अभी आपको पढ़ाई है, अल्लाह आपका भला करे, फर्स्ट एड, ठीक है? और ये वाली जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं ये मैंने इंटरनेट से इकट्ठी की हैं, ओके ये नोट्स ही हैं फिर चेक। ओके मैम। एक सेकंड जरा ना, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है तो मटेरियल मैं साथ में पढ़ा रही हूँ। ओके चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट में ब्लड के ऊपर, हाँ आरबीसी के ऊपर बच्चों क्या चीज़ होती है? आरबीसी के ऊपर आपके पास एंटीजन्स होते हैं फॉर जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ठीक है? सरफेस ऑफ डिफरेंट आरबीसीज के ऊपर आपके पास एंटीजन होते हैं, ठीक है? और इसके ऊपर आपके पास है कि कौन कौन से, ये नाग से मैंने बताया था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ए ब्लड ग्रुप में होंगे, ग्लैक्टोज ग्रुप आपके पास बी ग्रुप में होगा, ठीक है? और एन एसिटाइल ग्लूटामीन और साथ में ग्लैक्टोज शुगर ये दोनों में होंगे, ए और बी में, ठीक है? और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपके पास ओ ग्रुप, मतलब एंटीजन हम कहते हैं ना, ए एंटीजन बी एंटीजन, ठीक है? उसकी अपनी सरफेस पे होते हैं, तो ये उनकी एंटीजन्स के नाम्स हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ए ग्रुप एंड ग्लैक्टोज इन बी ग्रुप, और दोनों फॉर ए बी एंड नो इन आपके पास अपना ओ ग्रुप, ठीक है? अच्छा जी बस इतना था। बाकी न्यूक्लियस डबल लेयर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड है, ठीक है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, और बाकी सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। और ये जो मिस फोल्डेड प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देखो, if due to chevron misfolded protein is targeted by ubiquitin by rough endoplasmic reticulum,
तो अगर यूबिक्यूटिन की बात करें, यूबिक्यूटिन ये आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन को टारगेट करते हैं और ये कहाँ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बेसिकली क्या करते हैं अपना हाइड्रोलिटिक जो अपना पर ऑक्साइड सॉरी दूसरे जो से पर ऑक्सीडेजेस, ठीक है, ऑक्सीडेजेस पर ऑक्सीडेजेस उनको रिलीज कराएगा और फिर डिग्रेड कराएगा जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। तो यूबिक्विटिनो क्यूटिन प्रोटियोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्टेड डिग्रेडेशन पाथवे है, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन को तोड़ने के लिए बाय प्रोटियोसोम्स, ठीक है। यूबिक्यूटिन इंपॉर्टेंट है, यूबिक्यूटिन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ याद रखो। अगर तो मिसफोल्डेड प्रोटीन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो क्या बनाएगी, अमाइलॉइड प्रोटीन। तो अमाइलॉइडोसिस सिस्टेमिक, और दूसरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो क्वेश्चन है, ये आगे हम करेंगे, रीनल में करेंगे, ठीक है। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होगा कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन्स वगैरह की तो मेमोरी लॉस करेगा, ठीक है। एपीपी जीन म्यूटेशन के साथ एसोसिएशन। इसके बाद आपके पास इंट्रा न्यूरोनल इंट्रासेलुलर जोन सी होती है, ठीक है, न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स बनेंगे, फॉस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। एक आप मतलब एक नॉर्मल प्रोटीन नहीं, आपके पास ये वाली बनेगी। और एक्स्ट्रा न्यूरोनल अगर मैनिफेस्टेशन होगी तो उसके अंदर कौन सी एक्यूमुलेट करेगी, दैट इज ए बीटा एमिलॉइड शीट्स अल्जाइमर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास एमाइलॉइडोसिस अल्जाइमर्स की जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर याद नहीं रहता ज़्यादा नहीं करो, सिर्फ इतना याद रख लो कि आपके पास अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन है जो कि यूबिक्यूटिन उसे टारगेट करता है, हाइड्रो जो पर ऑक्सीडेज होते हैं, पर ऑक्सीजोम से रिलीज होता है, तोड़ता है उसको और फिर आपके पास उसको डिग्रेड करके तो सारा खत्म करता है। अगर ये फिर भी रहेंगे तो दैट इज आपके पास एमाइलॉइड एक्यूमुलेट करेगा, एमाइलॉइडोसिस हो जाएगा, ठीक है। और उसकी एक्स्ट्रा और इंट्रा जो सी अगर आपको नहीं रहती याद तो कोई बात नहीं है, खैर है। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर बता दिया सारा, आगे चलो। सेल फिजियोलॉजी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, 3 दफा मैंने आप लोगों को सेल के यही फंक्शंस बताए हैं। लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज कोलेस्ट्रॉल इन इट्स स्ट्रक्चर। द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज इन द मेम्ब्रेन इज परमिट्स आयन मूवमेंट, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली स्टीरॉइड्स अपना हार्मोन्स जो उनसे होते हैं स्टीरॉइडल, और लिपिड वाले कंटेंट और गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सबको अलाउ करता है, वाटर को नहीं करता। हाइड्रोफिलिक जोन सी है आपके पास एक्टिविटी वो आपको अलाउ करती है। अच्छा, इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है प्रोटीन 55, लिपिड 40 एंड कार्ब्स आर 5। लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज्ड इन बाइलेयर स्ट्रक्चर। हाइड्रोफिलिक एंड होता है सॉल्युबल इन वाटर, फॉस्फेट एंड होता है दैट इज हेड, और जो 2 फैटी टेल्स हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट एंड फैट लविंग, ठीक है। द लिपिड बाइलेयर इज सेमी परमेबल, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीरॉयड, अल्कोहल पास इजीली, उसमें जो सबसे ज्यादा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, एक हम करते हैं डिफ्यूजन लिमिट और एक करते हैं परफ्यूजन लिमिट, ठीक है। तो जो गैसेस है ना, परफ्यूजन लिमिट, व्हाट परफ्यूजन लिमिट, तो पर किसको लगे हुए हैं, पर CO2 को पर लगा हुआ है, NO2 को लगा हुआ है, O2 को लगा हुआ है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन लिमिट इज डिफ्यूजन लिमिट, ठीक है। डिफ्यूजन लिमिट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी MCQ आता है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट पास थ्रू चैनल्स और कैरियर्स, ठीक है। तो इन वाटर सॉल्युबल को आपके पास जैसे ग्लूट्स होते हैं, ठीक है, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब के लिए आपको चैनल्स चाहिए, और चैनल्स कहाँ पड़े होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर। द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज हाईली सॉल्युबल फॉर वाटर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्सिमम परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज वाटर, ठीक है। तो जब आपके पास हाली मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की बात करेगा तो वाटर, और अगर लिपिड बाइलेयर के साथ स्पेसिफिकली बात करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेनी सेल्स आल्सो कंटेन वाटर चैनल जिन्हें एक्वापोरेंस कहते हो, थ्रू व्हिच वाटर मॉलिक्यूल आर आल्सो एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा जी, more rapidly than they can diffuse through the phospholipid layer. Integral protein in cell membrane are joined to lipid of membrane by hydrophobic bond. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन जिसके अंदर चैनल्स हैं उसके अंदर आपके पास कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बेसिकली, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है और बॉन्ड कौन सा, दैट इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, तेल वाला हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अच्छा जी, चले इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, दे आर लिपिड सॉल्युबल। इसके बाद आपके पास है वाटर एंटर्स द सेल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, थ्रू पोर्स, डिफ्यूजन, पोर्स, ऑस्मोसिस, ठीक है। तीनों चीजों को आपने मिक्स नहीं करना। देखो बेसिकली होता क्या है, आपके पास यहाँ पे बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं तो ये भी कम की तरफ चले जाएंगे। एक दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
अच्छा, दूसरी चीज़ है ये भी पूछता है कि रूम एयर में तो क्या होगा, प्रोसेस परफ्यूम कर दिया तो डिफ्यूजन से जाएगा। अब यही आप वाटर करते हो तो वाटर में बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बेसिकली ये ब्लू से एक्वा कर देती हूँ मैं, ये एक्वा पोरेंस बन देती है, तो वाटर मॉलिक्यूल इज पास थ्रू आपकी एक्वा पोरेंस इनसे। अच्छा चलिए, वाटर एब्जॉर्ब्स across cell membrane by pores और किसके थ्रू, aqua porins and pores and osmosis. Water goes from plasma to interstitial fluid by the process of filtration. अच्छा बच्चों, इसके लिए अब आपको जरूरी है ये पता करना कि कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं। टोटल एक अगर बनता है 70 लीटर का, उसके अंदर आपके पास 48 लीटर होता है फ्लूइड, 48 लीटर्स, ठीक है। 48 लीटर्स में से आप आपके पास 28 टू थर्ड और वन थर्ड 80 40 वन थर्ड, ठीक है। अब इस वन थर्ड से फर्दर अगर आप करो तो टू थर्ड आपके पास चला जाएगा आई सी एफ और वन थर्ड जाएगा ई सी एफ, ई सी एफ, ठीक है। ई सी एफ में देखो, याद रखो और सी याद रखो, वन थर्ड, ठीक है। अच्छा चलो, इस तरह नहीं भूलेगा। इसके बाद आपके पास इसमें क्या है, ईपीआई शेड्यूल करते हो ना, ईपीआई शेड्यूल लंबा है, ईपीआई आई से वैसे आपके पास इंट्रासेल्युलर है, आई से इंटरस्टिशियल है, तो इंटरस्टिशियल लंबा वर्ड है, एक इंटरस्टिशियल। तो ईपीआई शेड्यूल से याद रखो कि एक तो ई से थ्री के वन थर्ड फ्लूइड होगा, एक चीज पी से प्लाज्मा और आई से इंटरस्टिशियल, फिर थ्री है आपको, 3.5 है प्लाज्मा, बाकी 10.5 है आपके पास इंटरस्टिशियम, ईपीआई, ठीक है। तो वैसे तो 10 डिजीजेज हो गई है, लेकिन ये 10 के करीब ही 11 10 11, ठीक है, तो इंटरस्टिशियम हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। अक्सर वो ना इसकी जगह पे दे देते हैं एक खुद ही वैल्यू दे देता है, लेट्स सपोज उसने दी हुई है 80 वैल्यू, वो कहते हैं 80 है आपके पास टोटल फ्लूइड, आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे 80 को 80 नहीं 90 कर लो, तो 60 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 30 को फिर फर्दर वन थर्ड में और सॉरी अपना, हाँ वन फोर्थ में और थ्री फोर्थ में, क्योंकि ये जो तीन से है और ये एक हिस्सा है, तो अगर आप 30 को इस तरह से डिवाइड करते हो तो फिर जो आंसर आएगा वो देख लेना। इस तरह की डिफरेंट कैलकुलेशंस उसने दी हुई हैं सीपीएसपी वालों ने। अच्छा, वाटर फ्रॉम सेल एंटर्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस थ्रू व्हिच प्रोसेस दैट इज फिल्ट्रेशन। तो जब भी वाटर ने आपके पास प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल में जाना है, दिस इज द प्लाज्मा और दिस इज द इंटरस्टिशियम, तो फिल्टर होके जाएगा। अच्छा, वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन्स ऑक्सीडेजेस, ठीक है, तो ऑक्सीडेज होता है आपके पेरोक्सिसोम्स के अंदर, जबकि लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलेजेस होते हैं। तो ये जल्दी से पढ़ दूं, rough endoplasmic synthesis of the protein, degradation of worn out organelle, ठीक है, जैसे मिसफोल्डेड प्रोटीन के साथ भी था, कॉन्टिन्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी के साथ आप लोग यूबीक्यूटिन भी लिख दो, ठीक है। और अगर ये डेफिशिएंट हो जाएगा, मिसफोल्डेड प्रोटीन ज्यादा हो जाएगी, दैट विल लीड टू अमाइलॉइड, ठीक है, और अल्जाइमर, ठीक है, इस तरह करके ऐड कर लो। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्टीरॉइड, स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कैटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। फिर इसके बाद राइबोसोम्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, बेसोफिलिया ऑफ द सेल इज ड्यू टू राइबोसोम्स। तो अभी हमने पीछे भी एक चीज की थी, दैट इज आपके पास बियर, बियर में मैंने आप लोगों को बताया था बेसोफिलिया, ई से आपके पास था, अल्लाह भला करे यार, यूक्रोमेटिन, ए से था आपके पास एक्टिव, और आर से था आपके पास आरएनए। अच्छा, सेम चीज वो कह गई है बेसोफिलिया इसकी वजह से, तो इओसिनोफिलिया किस वजह से, इओसिनोफिलिया, तो राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा है। प्रोटीन किस तरह होगा, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए, फिर आपके पास वो डीएनए वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह होता है ना उसकी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, प्रोडक्शन, ठीक है। अगर वो मिसफोल्डेड हो जाएगा या फिर वो लीड्स टू आपके पास म्यूटेशंस, तो ये जो उनसे आपके पास इओसिनोफिलिया इज ड्यू टू आरएनए, डिक्रीज आरएनए, ठीक है, प्रोडक्शन। आगे है ये एमसीक्यू। अच्छा, गोल्जी apparatus प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स। लाइसोसोम्स का क्या काम है, राइज फ्रॉम द गोल्जी apparatus, कंटेन हाइड्रोलेजेस, कंटेन डिग्रेडेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, यूट्रस, ब्रेस्ट, रिग्रेस आफ्टर प्रेगनेंसी बाय लाइसोसोम्स। तो हमें पता है कि जी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है फेगोसिटिक, वो खाता है सब कुछ, ठीक है, जो रॉ वॉर्न आउट सेल्स हैं।
तो स्प्लीन में उसकी डेपोजिशंस होती हैं, ठीक है, जो आपको सेल्स हैं, आरबीसीज डिस्ट्रक्शन और वो सब कुछ, और इसी तरह लाइसोसोम्स खाते हैं, ठीक है। और बेसिकली होता है क्या कि प्रेगनेंसी के अंदर आपके मतलब जो फीमेल है उसके अंदर क्या होता है कि यूट्रस की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों, साइज एंड द सेल नंबर बोथ आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जो आपके पोस्टमार्टम पीरियड है 40 डेज, फिर उसके अंदर आपकी यूट्रस वापस नॉर्मल साइज पे चली जाती है, नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज के अंदर, बाय द लाइसोसोमल एक्टिविटी। पर पर ऑक्सीजोन्स में आपके पास क्या है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए कंटेन करेंगे ऑक्सीडेज, ठीक है, H2O2 एंड कैटालेज, सिंगल मेम्ब्रेन लॉन्ग फैटी एसिड, तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, और स्मॉल चेन फैटी एसिड वाज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपके पास अमाइनो एसिड्स भी और साथ में इथानोल, तो जो हमने इथानोल की मेटाबॉलिज्म किया था, ठीक है, अपने कार्बोहाइड्रेट की उसमें, सो दैट इज आपके पास पर ऑक्सीजोम। डॉक्टर मेरीन आपको मैकेनिज्म याद है उसके मेटाबॉलिज्म का इथानोल के? मैडम एथेनॉल से वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से कन्वर्ट होता है उसमें एसिटाल्डिहाइड में, हाँ जी, फिर एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड से वो कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, कन्वर्जन नहीं याद रही मुझे, लेकिन ये उसका पता है कि उसकी एब्सेंस के अंदर जो है, अगर वो डिहाइड्रोजिनेज अगर एब्सेंट हो तो एथेनॉल बढ़ जाता है, डाइसल्फाइड एक्शन जो है ना उसके ऊपर एक्ट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर। शाबाश, चलो इतना भी याद है, मगर पूरा याद रखो, ठीक है। आपको ऐसे हो मैं बोलूं और आपके सामने आपके ब्रेन के अंदर पूरी पिक्चर मेमोरी बने, ठीक है, इनको पक्का करो। अच्छा चलो, तो एथानॉल इज पर ऑक्सीजोम्स, ठीक है। अच्छा जी, चलो, सेंट्रोसोम्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी हाउस ऑफ सेल है, सेल्फ रिप्लिकेटिव है, कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इनिशिएशन ऑफ द एपोप्टोसिस बाय कैस्पेसिस एक्टिवेशन, contain anticardiolipin antibody, protein pump gradient occur have helps in ATP synthesis। अभी प्रोटीन पम्प ग्रेडियंट बेसिकली कैसे होता है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ही बात कर रहा है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है कि हायर एफिनिटी होती है, वो आपके पास ये बाहर भेज देगा ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इधर आपके पास क्या होगा कि एटीपी पंप होता है, बीटा सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंज गैमा रोटेट करेगा, तो 4 हाइड्रोजन की जगह पे 1 एक एटीपी प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द आपके पास प्रोटीन ग्रेडियंट मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद फिर आपके पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियस की बात करो तो कंट्रोल of all activities of the cell, synthesis of RNA, sending genetic instruction to cytoplasm for protein synthesis, control of cell division, storage of hereditary information in genes। न्यूक्लियोलस क्या करेगा, नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी कि नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के डिफरेंसेस अक्सर वो दिए होते हैं, ठीक है, तो वो आप अपना इंटरनेट से देखो। और साइटोस्केलेटन जो सा शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स है, सेलुलर मूवमेंट, इसमें विच ऑफ द ऑर्गेनेली इज रेप्लिकेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया, self replicating, that is mitochondria। हाउ इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, सेल्फ रेप्लिकेशन की वजह से, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रेप्लिकेशन इज डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, मगर आरबीसीज के अंदर आपके पास वो न्यूक्लियस नहीं होगा। एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कार्डियोलिपिन रिसेप्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट इज माइटोकॉन्ड्रिया बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्रोटीन ग्रेडियंट माइटोकॉन्ड्रिया, सेल विच कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया इन इट्स एपिकल पोर्शन इज सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। और ये नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये याद रखना है, फ्री राइबोसोम्स और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा जी, रिगार्डिंग आरबीसीज मोस्ट प्रोप्रिएटिव्स डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन सेल इज फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया से। एक इधर से, दूसरा है आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की बात करेगा तो बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी ऑन नाइट न्यूट्रोफिल्स रिलीजेस आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी।
अच्छा जी, इसके बाद है इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? न्यूक्लियर जीन में। स्टूडेंट इज वाचिंग ऑर्गेनेली डिवाइडिंग स्टेज पे, तो आपने विच इज डिवाइडिंग स्टेज, तो किसकी वजह से? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। और अगर ऑर्गेनेली की बात करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल की बात करेगा तो स्टेम सेल, और फेज की बात करेगा तो वाइल सेल इन डिवाइडिंग फेज इज सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेल की बात करेगा तो सेंट्रियोल, और साथ में स्टेम सेल्स भी आते हैं, बेसल सेल्स जो से हैं। ठीक है, और ऑर्गेनेली तो दैट इज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल है तो सेंट्रियोल, ऑर्गेनेली है तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा जी चलो, इसके बाद आपके पास है इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स बेसोफिलिया ड्यू टू राइबोसोम्स। बेसोफिलिया राइबोसोम्स इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोलीक्रोमेजिया इन एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, इज ड्यू टू एचबी राइबोसोम्स। पोलीक्रोमेजिया बेसिकली क्या है कि ये जो आपके पास पर्पलिश ब्लूइश स्टेनिंग है ना वो, ठीक है, तो वो आपके पास है एचबी का, एचबी के अंदर जो राइबोसोम्स है उससे। बेसोफिलिया of erythrocytes is due to ribosomes. A slide of parotid showing acini with dark reddish purple cells है। organelle responsible for cytoplasmic basophilia is rough endoplasmic reticulum, उसमें भी basically ribosomes, ठीक है, होंगे उसके नीचे भी ये लिखा हुआ है। eosinophilia in apoptosis and necrosis are due to loss of RNA, ये मैंने पहले बताया आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद, तो हमने ये देखा था ये न्यूक्लियस था हमारे साथ, इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस इन्वेलप के साथ कॉन्टिन्यूअस वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रैन्युलर टाइप। ठीक है, ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन किधर हो रही है? स्मूथ, रफ नहीं, स्मूथ। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मोस्टली रिक्वायर्स, इसमें ना एक सीक्वेंस है MNRT। ठीक है, तो MNTR, मेंटोर, मेंटोर, ठीक है, मेंटर, mRNA, ठीक है, एन से आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, टाइड है, इट्स टाइड। ठीक है, टी से टाइड न्यूक्लियोटाइड, अच्छा, टी से ट्रांसफर आरएनए, आर से राइबोसोम और मैनी एंजाइम्स। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे भी वही सब कुछ दिया हुआ है। नीडेड फॉर स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसे नीचे भी दिया हुआ है कि स्टीरॉइड्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, फिर स्टीरॉइड है। ठीक है, सिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज मेम्ब्रेन सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल मेम्ब्रेन की सिमेट्री के लिए भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इंपॉर्टेंस है प्रोटीन सिंथेसिस की, क्योंकि आपके पास मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन्स ही है ना। ठीक है, अच्छा, निजल्स बॉडीज आर मेनली प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, ये देखो बच्चों, ये आपके पास है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट, ये है एक्सॉन। दिस इज द पार्ट जहाँ से बॉडी और एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है, while nizzles bodies are absent in, क्योंकि आपके पास निजल्स बॉडीज ही नहीं है जिनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ना निजल्स बॉडी है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जबकि हाली निजल्स बॉडीज की बात करोगे तो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगा। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिग्रेस बाय लाइसोसोम्स फ्यू मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन, तो रिग्रेसेस बाय लाइसोसोम्स। ठीक है, आगे रिगार्डिंग लाइसोसोम्स व्हाट इज ट्रू, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, ये आगे बच्चे आपके पास सेल, मैंने बायोकेमिस्ट्री ही निकाला था शायद, बायोकेमिस्ट्री में ही है, हाँ बायोकेमिस्ट्री में ही है। ठीक है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, ठीक है, तो उन सब के फंक्शंस हैं, जिस तरह कि आपके पास रफ में देख लो, फ्री राइबोसोम्स है अनअटैच्ड टू एनी मेम्ब्रेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ साइटोसोलिक पेरोक्सिसोमल एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। निजल्स अगर बॉडीज की बात करो, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज करेंगे पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर फॉर पेप्टाइड प्रोटीन टाइप के, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर, स्टीरॉयडल न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं, पेप्टाइड निजल्स बॉडीज से आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टीरॉयड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन। ठीक है, और इनके अंदर सरफेस राइबोसोम्स नहीं होते। लोकेशन ऑफ G6P, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के अंदर। ठीक है, वो वॉन की डिजीज में जोन सा होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अच्छा चलो, तो ये भी आगे भी ये लिखा हुआ है, तो ये नीचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेल
ट्रैफिकिंग वाला। आगे चले। True regarding lysosomes, it contain hydrolysis. A few weeks after delivery, the regression of enlarged uterus, that is आपके पास lysosomes on हेमाटॉक्सिन और जो भी है ये HE स्टेनिंग जोन सी है, ठीक है। आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स इन हॉलो स्ट्रक्चर, तो हॉलो मैंने बताया था लाइसोसोम्स का है। इसके बाद आपके पास मेंटल रिटार्डेशन है, ब्लाइंडनेस है, which in the lysosome show a deficiency of hexokinase A, that is tay sachs disease। उसके अलावा भी लाइसोसोमल में फैब्री क्रैब्स ये वो सब कुछ था, ठीक है। तो वो मैंने स्नेरियोज डाले हैं। टेसेक में आपके पास कौन से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज पॉम्पीज डिजीज, तो पॉम्पीज में जो से दैट इज आपके पास लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। पॉम्पीज डिजीज कौन सा था, पंप वाला, तो इसमें कौन सा था, एसिड माल्टेज, ठीक है, उसके साथ दूसरा नाम है इसका। इसके बाद है which type of endocytosis that occurs in lysosomes is phagocytosis। Primary lysosomes are membrane bounded intracellular organelle that contain acid phosphatase, तो ये important है acid phosphatase, ठीक है, acid maltase acid phosphatase। अच्छा, वेरी लॉन्ग चेन दैट इज पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। और पेरोक्सिसोम्स के साथ अभी हमने किया कि आपके पास पेरोक्सिसोम्स का भी पीछे एक मेन पॉइंट क्या करके आए हैं डॉक्टर मेरीन, कौन सा एंजाइम पढ़ा था अभी, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसके बाद आपके पास क्या है, अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन होगी पेरोक्सिसोम से। आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फाउंड इन पेरोक्सिसोम्स। बैक्टीरियल एजेंट सच एज ऑक्सीजन एंड बाइकार्ब H2O2 produced in neutrophils from peroxisomes. Peroxisomes is formed by self-replicating by budding from the smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। एक वो कहता है कि माइटोसिस मियोसिस की आपको जरूरत नहीं है, किसमें, तो वो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, उसमें बडिंग होती है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स किल बाय, तो मैंने बताया पेरोक्सिसोम्स बाय रॉस प्रोडक्शन बाय बैक्टीरियल न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड में ग्लाइसरोल कंबाइन इन गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि आपके पास पैकेजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड दोनों मिलकर लिपोजेनेसिस में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, फैटी एसिड कन्वर्टेड टू न्यूट्रल फैट्स इन अपना न्यूट्रल फैट्स इन गोल्जी ऑपरेटर्स। फाइनल पैकेजिंग भी जो इधर ही है और ट्रांसपोर्टेशन भी इसके थ्रू है, बडिंग हो जाएगी और फिर वो आपके पास जो एक्सोसाइटोसिस और वो सारा प्रोसेस होगा। ऑर्गेनेली विच इज स्कैनर शेप्ड सिस्टरनाए, ठीक है, क्रिस्टाए नहीं बताया मैंने, सिस्टरनाए बोले हैं। सिस्टरनाए इसमें होगा, क्रिस्टाए जो उनसे वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो स्कैनर शेप्ड सिस्टरनाए concave shape facing nucleus is Golgi apparatus। Secretory vesicles of the cells are synthesized in Golgi apparatus। Secretory vesicles ही bird off करते हैं ना। misfolded protein formed by Golgi are degraded by proteasomes। अब ये देखो, मिसफोल्डेड प्रोटीन जोन से है आपके पास गोल्जी बनाएगा और डिग्रेड करेगा प्रोटियोसोम्स। और एक आपके पास था पीछे के वो मिसफोल्डेड प्रोटीन जो उनसे शेप्रॉन्स वगैरह, वो आपके पास यूबिक्यूटिन उसे डिटेक्ट करेगा और उसको किल करेगा। अगर वो होगा तो फिर एक्यूमुलेशन हो जाएगा माइलोडोसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ था वो, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus defective structure are detected and abnormal proteins are degraded in proteosomes। न्यूक्लियोलस मॉलिक्यूलर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज न्यूक्लियोलस। इसके बाद आपके पास है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लियोलस का। और जो फीचर द मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ न्यूक्लियोलाइज डज नॉट हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन। हर बार बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन वो लाजमी उठा के देता है अगर सेल में हो तो, लिमिटिंग मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आगे a cell active in protein synthesis will have dense prominent nucleolus। थायराइड फंक्शन हार्मोन रिसेप्टर्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है। थायराइड का आपको इसमें मिलेगा टायरोसिन डेरिवेटिव्स जो है ना वो इधर ही मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें आपके पास एपी नॉर एपी और वो सारा डोपा न्यूक्लियस थायराइड, ठीक है। अच्छा, मोस्ट और जो इंसुलिन लाइक और वो इंसुलिन होगा वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन हैव द रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन, ये देखो अब साथ ही आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और रिसेप्टर्स फॉर टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। टायरोसिन काइनेज मतलब इंसुलिन की बात कर रहे हैं। एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर अ पार्ट ऑफ आउटर सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिक ग्राम नेगेटिव के साथ था और ग्राम पॉजिटिव के साथ आपके पास कौन से थे,
एक्सोटॉक्सिन्स और एक और चीज थी, पेप्टाइडोग्लाइकिन थे कि प्रोटियोग्लाइकिन्स थे, और लिपोपोलीसेकेराइड्स उनसे वो एंडोटॉक्सिन का कंपोनेंट है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर बात करें ना, आप एक सेकेंड में वो दिखा देती हूँ, कर देना। अच्छा, ग्रुप में भेजी हुई है मैंने पिक्चर। तो बस ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के डिफरेंसेस ना वहाँ पे देख लो। वो एक अच्छी सी थी कि उसके अंदर बता रहा था कि मैट्रिक्स किसमें कम है और किसमें 4 लेयर में बनेगी तो क्या होगा, ठीक है, वो सारा स्ट्रक्चर। ओके, चलें आगे। मेरा ख्याल है शायद इधर। ओके, हाउ टू एरिथ्रोसाइट प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीड, अच्छा, तो एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट इन, अच्छा, हाउ डू एरिथ्रोसाइट प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो एचएमपी शंट, एचएमपी शंट में डॉक्टर साहब क्या हो रहा था? एचएमपी शंट कौन सा पाथवे है? मैडम वो उसका वाला पाथवे है जिसके अंदर राइबुलोस हो रहा होता है। रेबुलोज, रेबुलेस है। फ्रुक्टोज, हाँ जी, हाँ, रेबुलेस फ्रुक्टोज में हो रहा होता है, फिर जो कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में। ग्लिसरॉल्डिहाइड में। चलें आगे जी। अब आपके पास आ गया द नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटीन टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट इन आउटर सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट मैकेनिज्म इन सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड और ऑफ फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा देखो, ये साइक्लिक एएमपी जीएमपी ये क्यों, क्योंकि इनके एक स्पेसिफिक ना काइनेजेस और वो दूसरी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी। तो ये साइक्लिक एएमपी जीएमपी, IP3 मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारे बेसिकली आपके पास डिपेंड करते हैं एंजाइम्स के ऊपर। और इसके बाद आगे चलो, ये जब हम एंडो करेंगे ना तो उसमें इनहिबिटरी और एक्टिवेटरी करेंगे। अच्छा, व्हाट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कनेक्ट, अब पहले ये देख लो, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। दिस इज द पहले वाला एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दिस इज द ये इनर इनर इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, दरमियान में आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब कल हमने विमेंटिन, डेस्मिन और साइटोकेराटिन किया था, ठीक है। विमेंटिन मेसेंकाइम के लिए था, ठीक है, और फिर आपके पास जो साइटोकेराटिन था वो स्किन वगैरह के लिए था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास साइटोकेराटिन जो सा था, साथ में आपके पास नियोप्लेजिया के उसको भी उसकी डायग्नोसिस के लिए भी होता है। तो हमारे पास कुछ ये माइक्रोट्यूब्यूल टाइप के फिलामेंट्स और इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। और अच्छा, तो वो क्या करती हैं उसमें, एक चीज याद रखो, ये आपके पास है सेल की मेम्ब्रेन, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन, इन दोनों को जिसने बॉन्ड किया हुआ है दैट इज डेस्मोसोम। एक कहता है कि जीआई ट्यूमर है, और जीआई की जो है ना वो वॉल्स को दोनों को जोड़े हुए, दैट इज फिब्रिनोनेक्टिन, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला वो क्वेश्चन पूछता है वो कहते हैं आपको कि ये जो आपके पास सेल है इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को जो जोड़ेगा दैट वुड बी आपके पास बड़े वाला इंटर, ये आपके पास एसएससी पढ़ी है, ये आपके पास एमबीबीएस पढ़ा है, और ये इंटरफेज है तो इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अब इसमें और इस वाली बात में फर्क है। आइस, व्हाट इज आइस? सी से आपके पास ये साइटोस्केलेटन है, ये वाला, ये, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये वाला, ये इधर का भी एक्स्ट्रा हो सकता है अपना साइटोस्केलेटन, ठीक है, और ये ऊपर का भी हो सकता है ये वाला, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सी साइटोस्केलेटन साइटोकेराटिन, ठीक है, और ई से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन दोनों को जो जोड़ा दैट इज छोटा सा रहा ना। अब इंटरमीडिएट तो बहुत बड़ा वर्ड है, दैट इज इंटीग्रीन, ठीक है, इंटीग्रीन जोड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर फर्दर आपके पास आता है दैट इज निमोनिक इज फिट्स, फर्म एडहेजन के लिए इंटीग्रीन, ट्रांजिएंट एडहेजन के लिए सिलेक्टिन, सिलेक्टिन इज ग्रेटर देन ई कैडहेरिन, ई कैडहेरिन क्या है? एम्ब्रियोनिक
कनेक्टिव टिश्यू को जो जोड़े हुए है ना, ठीक है वो। अच्छा, इधर फर्म में जो सा एफ आई है ना, इंटीग्रीन का भी एक सीक्वेंस है, वो मुझे हर दफा भूल जाता है, वो अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो वो जब आएगा तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे आगे हमारे पास भाई फर्म, हाँ ये लिखा हुआ है LFA1, दिस इज द LFA1, ठीक है। तो सेल टू सेल एडेरियन इज आपके पास ई के एडेरियन बच्चों के अंदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू में इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेटास्टेसिस, और फर्म एडेरियन में LFA1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रीन एंड ट्रांजिएंट इज सिलेक्टेड FITS। तो ये एल एफ वैसे ही आ गया ना, एफ से फॉर्म से, तो LFA1। अच्छा, साइटोस्केलेटन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक आइस निमोनिक, और फिर मैंने कहा कि MBBS और FSC में आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर में इंटरमीडिएट ECM टू ICM, इवन ECM टू ICM भी आपके पास इंटीग्रीन्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, चले आगे। Which of the following refer to interwoven network that is intermediate filaments, ठीक है, interwoven, ताना बाना, just like चटाई, ट्यूमर suppressed by, तो spread by सॉरी, तो ई कैडेरिन जोड़ते हैं ना दोनों सेल्स को, और अगर उसका लॉस हो जाएगा या डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, दैट वुड लीड टू ट्यूमर का स्प्रेड, ठीक है। मेटास्टेसिस अकर ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ई कैडेरिन, मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर मेटास्टेसिस, डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैडेरिन, which of following helps in transmission of rapid action पोटेंशियल बिटवीन सेल्स, ठीक है, तो दैट इज गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस क्या होते हैं, ये भी बेसिकली इसी तरह से ही, जैसे ये है ना आपके पास, तो गैप जंक्शंस होते हैं, गैप लाइक गैप वाले, ठीक है। अच्छा, द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ कंडक्शन इन हार्ट इज, तो हार्ट में बेसिकली गैप जंक्शंस की वजह से कंडक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद हार्ट एक्ट एज सिंसिटियम ड्यू टू, तो सिंसिटियम लाइक एक एक साथ वाली एक्टिविटी, ठीक है, एक एक जिसे यूनिटी कहते हो, तो गैप जंक्शंस, ठीक है। अच्छा, डेस्मोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो डेस्मोसोम्स में क्या बना हुआ है, जो कि दो लेयर्स को, दो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को जोड़ेगा, साइटोकैराटिन, कैडहेरिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ई कैडहेरिन की डाउन रेगुलेशन से ट्यूमर पास हो जाएगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट अभी हमने कहा कि MBBS, और उसमें आपके पास साइटोकैराटिन और ACM के साथ जो आएगा, अच्छा जी, तो इसके बाद आपके पास आ जाता है, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जी वालेकुम मैडम, मिल सलाम। रही है। ओके, अभी हम थे यहाँ पे, वे स्ट्रक्चर कंटेक्ट द टू एपिथेलियल सेल्स दैट इज टाइट जंक्शंस, ठीक है। द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स एंड द साइटोस्केलेटन कम्युनिकेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रीन, अ स्मॉल सिल्वर पीस स्टक इन द वुड बिकम एम्बेडेड इन द फिंगर ऑफ 25-year old मैन। अब देखो, एक फॉरेन बॉडी है, वो एम्बेड हो गई है, तो अब क्या होगा, ही डज नॉट रिमूव इट, एंड over the next 3 days the area around the silver become red, swollen, tender, न्यूट्रोफिल माइग्रेट्स इनटू द इंजर्ड टिश्यू, मतलब कि इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स चले गए, और ये न्यूट्रोफिल जाते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर, 1 डे। अच्छा, और 1 day to 48 आवर्स, 2 days, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन द एंडोथेलियल सेल इज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांजिएंट जो सा है आपके पास वाला, ठीक है, उसकी बात कर रहा है एडहेरियन, ठीक है। ट्रांजिएंट एडहेरियन में फिर आपके पास दो चीजें, एक है सिलेक्टिन और एक है ई सिलेक्टिन। अच्छा, दोनों एक ही बात है, मुझे लगा ई का एडहेरियन लिखा हुआ है, तो दिस इज आपके पास सिलेक्टिन दोनों में, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई इंजरी हुई, दैट विल रिजल्ट इन आपके पास जो ट्रांजिएंट एडहेरियन है मॉलिक्यूल, उसकी डैमेज, और वो आपके पास सिलेक्टिन रिस्पॉन्सिबल। अ चाइल्ड विद मल्टीपल इन्फेक्शन वाज डायग्नोस्ड विद द रेयर जेनेटिक डायग्नोसिस वेयर ल्यूकोसाइट एडहेरियन, तो ल्यूकोसाइट एडहेरियन टू एंडोथेलियम सेल इज डेफिशिएंट। अब उसने नहीं बताया आपको कि किस टाइप की एंडोथेलियल जोन सी है एडहेरियन है, आपके पास फर्म है या ट्रांजिएंट है, लेकिन आपको पता है ल्यूकोसाइट्स हैं, तो ल्यूकोसाइट के लिए फैक्टर है LFA1, ठीक है। और अगर फिर ल्यूकोसाइट दिया हुआ है और आपके पास लेक्टिन और इंटीग्रीन दिया है फिर, और LFA1 नहीं है, तो फिर आपने इंटीग्रीन को चूज करना है। सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट इनिशियली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड तक ये वाली लाइन, ये वाला टेबल आपको भूलना नहीं चाहिए। सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट, तो जब आपके पास आरबीसीज आपके सर्कुलेशन के अंदर है, इनिशियली टीथर टीथर
थ्रू सिलेक्टेंस टू एंडोथीलियम, ठीक है। तो जो आपके पास सिलेक्टेंस हैं फर्म एंड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट वाले सिलेक्टेंट टू एंडोथीलियम, देन फॉर्मली, तो पहले ट्रांजिएंट एडहेजन हुआ एंड देन फॉर्मली एडहेजन टू द एंडोथीलियम थ्रू द बीटा 1 एंड बीटा 2 इंटीग्रिन्स, ठीक है। और फिर ट्रांजिएंट एडहेजन के बाद आपके पास इधर लिख लो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट से फर्म, ट्रांजिएंट में सिलेक्टिन, इधर इंटीग्रिन बाय बीटा 1 एंड बीटा 2। फिर आपके पास अप रेगुलेशन होना है ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स इंटीग्रिन्स के थ्रू, ठीक है। फिर अप रेगुलेशन हो गया LFA1 से एंड MAC1 एंड बोथ ऑफ देम कैन बाइंड टू एंडोथेलियम आईकैम। LFA1 और MCAM के थ्रू आपके पास, सॉरी MAC1 के थ्रू आई कैम, ठीक है। तो जब भी एडहेजन के साथ है आई कैम है, और ये जो ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है ना आपके पास ल्यूकोसाइट्स का, तो ल्यूकोसाइट्स के लिए आपके पास एक निमोनिक है एमरेट, कि वो माइग्रेट, जब भी इन्फ्लेमेशन है वो पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में आए, माइग्रेट किए, फिर इधर से रोल किए, फिर एडहेजन हुआ, ये वाला सारा प्रोसेस, ठीक है। और फिर ट्रांसमाइग्रेशन हुआ, ट्रांसमाइग्रेशन थ्रू पी कैम, और ये जो सर्कुलेशन में ये एडहेजन वाला स्टेप है इट इज थ्रू आई कैम। आई कैम किस तरह कि पहले आपके पास ट्रांजिएंट एडहेजन, फिर आपके पास फर्म एडहेजन, ट्रांजिएंट में सिलेक्टिन, फर्म में इंटीग्रिन, और ये रेगुलेट कौन कर रहा है LFA1 और मैक 2 था 1 था, मैक 1 था, ठीक है, मैक 1। और फिर यहाँ से सारा का सारा आपके पास ये एडहेयर हो गया आई कैम, ठीक है। और फिर पी कैम ट्रांसमाइग्रेशन करेगा, ठीक है। ये सारी कहानी थी जी। डॉक्टर साहब इतना क्लियर है?